नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य में। भाई, दो टीम मेंबर अभी तक पहुंचे नहीं हैं। आते ही होंगे, नूरी और गुरुजी। चलिए तब तक उनका इंतज़ार करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो चतुर और चाणक्य का। हाय गुगू। यार कैसी हो तुम? ओ माय गॉड, गोस्ट नॉट अगेन। नो, इस बारी मैं तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं लेने वाली हूँ। आगे सब लोग मुझे कहते हैं कि तुम मेरी इमेजिनेशन हो। एंड एंड काइंड ऑफ तुम्हारे क्वेश्चंस कितने वियर्ड होते हैं। सी, पिछली बारी भी तुमने कितना अजीब क्वेश्चन पूछा था एंड आई वाज लिटरली एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ होल क्लास। हम्म तो क्या क्वेश्चन पूछना बुरी बात है गुगू? नाउ नाउ डोंट गिव मी दैट काइंड ऑफ लुक गोस्ट, ओके। मैं इस बारी किसी तरह से तुम्हारे इमोशनल ड्रामा में नहीं आने वाली। नॉट अगेन, नॉट एट ऑल। प्लीज। ओ माय गॉड, तुम मुझे ही क्यों दिखाई देते हो? आई फील लाइक, पता नहीं। बोलो, अच्छा क्या क्वेश्चन है तुम्हारा आज? यस यस, ये हुई ना बात। मुझे जो अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया था ना, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, उससे रिगार्डिंग ना एक केस है। तो मुझे उसके रिगार्डिंग बात करनी है गुरुजी से। तो मैं तो तुम्हें ही दिखाई देता हूँ, तो तुम पूछोगी गुरुजी से वो क्वेश्चन। हम्म मेरे पास और कोई चारा है गोस्ट? बताओ, पूछूंगी। पर अभी नहीं, अभी जाओ। मुझे लगता है गुरुजी और नूरी आ गए हैं। जाओ जाओ जाओ। मैं तो चला। देखिए, ये मेरा और आपका सीक्रेट है, और गुरुजी और नूरी प्लीज़ उनको ये ना पता चले। काइंड ऑफ सीक्रेट। आई थिंक यू पीपल अंडरस्टैंड। तो हाँ भाई गुगू, आज तो तुम हम दोनों से पहले आ गई। गुगू, ये नर्वस से क्यों लग रही हो तुम आज? नहीं नहीं गुरुजी, नर्वस तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। वो आज एक्चुअली हमने नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है ना, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो मैं उसके ही कुछ केसेस के मेरे दिमाग में कुछ उसके बारे में क्वेश्चंस चल रहे थे, तो शायद आपको लग रहा होगा कि मैं नर्वस हूँ। नमस्कार गुरुजी, मैं आप दोनों से माफ़ी चाहूँगी कि आते आते थोड़ी देरी हो गई। तो हाँ भाई, टीम मेंबर तो आ चुके हैं, तो चलो अब शुरू करते हैं आज का चतुर और चाणक्य का वीडियो। भाई, अब कल जो नूरी ने मुझसे प्रश्न किया था कि गुरुजी, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में विमेन को जो प्रॉपर्टी राइट मिले थे, उनमें जो थी एक इनक्वालिटी दिखाई देती थी। तो आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाई देखो, यहाँ तक तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 था उसको हमने देख लिया, पर उसके बाद 20 दिसंबर 2004 को एक एक्ट पार्लियामेंट में लाया गया, पेश हुआ। और उसके पेश होते ही जो एक इनइक्वालिटी थी बिटवीन मेल एंड फीमेल, उनके प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर स्पेसिफिकली, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई। गुरुजी, मैं बताती हूँ, ये था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, और इसके साथ कई लैंडमार्क केसेस भी जुड़े हुए हैं। भाई शाबाश गुगू। भाई, लगता है तुम तो अंतर्यामी होती जा रही हो लॉ पढ़ते पढ़ते। भाई हाँ, ठीक है। आज हम हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ही पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने के बाद एक्चुअली में विमेन के प्रॉपर्टी राइट्स में क्या बदलाव आए। हम्म भाई नूरी और गुगू, अब ध्यान से सुनो। 20 दिसंबर 2004 को एक एक्ट पेश होता है पार्लियामेंट में, और उसके पेश होते ही जो एक इनइक्वालिटी थी ना मेल और फीमेल के प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर,
वो हमेशा हमेशा के लिए भारत में से समाप्त कर दी गई। मतलब अब मेल और फीमेल के प्रॉपर्टी राइट्स के बीच में कोई इनइक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है ना। और ये किसके बाद हुआ? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के लागू होने के बाद। तो गुरुजी, इसका मतलब हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 ही वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था जिसके बाद की विमेन के जो प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर इनइक्वालिटी थी वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। ठीक है ना गुरुजी? भाई नूरी और गुकू, ध्यान से समझो। जब अमेंडमेंट एक्ट 2005 यानी हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया ना, तो इसने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बहुत सारे चेंजेस, बदलाव किए जिनकी की ज़रूरत थी। अब सबसे पहले सेक्शन 6 में बहुत ज़्यादा बदलाव किए गए, इसे अमेंड किया गया 2005 में, और इसमें कई सबसेक्शन जोड़े गए। जैसे कि अब सबसे महत्वपूर्ण है सबसेक्शन ए। इसके अनुसार कि बाय बर्थ जो एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली है दैट बिकम्स अ को पार्टनर इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर जेंडर, फिर चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अब वो बाय बर्थ क्या हो जाएगा? उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में को पार्टनर का राइट पा जाएगा। समझी? जी गुरुजी, इट मीन्स दैट कि अब जो लड़कियां थी वो भी को पार्टनर बन गई थी, यही मतलब हुआ ना गुरुजी? नूरी और गुग्गू, बिल्कुल यही मतलब हुआ। अब ध्यान से सुनो। अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार अब जो फीमेल थी उनके, या लड़कियां जो थी, बेटियां जो थी, वो क्योंकि को पार्टनर थी, तो अब उनके सेम राइट्स होंगे जैसे कि मेल मेंबर्स के राइट्स होते थे इन कोपार्सनरी। और फिर अगर कोपार्सनरी में राइट इक्वल है तो फिर लाइबिलिटीज भी एक जैसी होंगी। हाँ, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है बताना कि जब उनको इक्वल राइट्स दिए गए तो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो लाइबिलिटीज थी ना, फिर वो भी मेल मेंबर के जैसी ही थी। समझी? जी गुरुजी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अगर फीमेल को या बेटियों को राइट्स का हक है तो लाइबिलिटीज़ भी उनकी वैसी ही बनती हैं। भाई शाबाश नूरी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब ध्यान से अगला पॉइंट सुनो। देखो, एज अ कोपार्टनर अब जो है फीमेल जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगी ना, वो प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है अपने आप सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का शेप ले लेंगी। अब ये चाहे एग्रीकल्चर लैंड हो, एंसेस्ट्रल लैंड हो, या कोई घर हो, जगह जमीन कुछ भी हो। अब यहाँ पे ये होगा कि वो प्रॉपर्टी वो सेल कर सकती हैं, डोनेट कर सकती हैं, या किसी को गिफ्ट भी कर सकती हैं, उसका उनको पूरा राइट है। समझी? भाई नूरी और गुग्गू, अब जो पॉइंट मैं करवा रहा हूं ना उसको भी बहुत ध्यान से सुनो और समझो। इस अमेंडमेंट एक्ट के लागू होने से पहले, यानी कि हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के लागू होने से पहले, अब अगर किसी मेल मेंबर की मृत्यु होती थी ना, तो प्रॉपर्टी में जो उसका इंटरेस्ट डिवॉल्व होता था, तब दो चीजों को ध्यान में रखते थे। एक तो टेस्टामेंट्री पोजीशन, मतलब कि वो अपनी विल करके गया है। अगर तो वो विल करके गया है तो प्रॉपर्टी में जो उसका इंटरेस्ट है वो उसके अकॉर्डिंग ही डिवॉल्व होगा। नहीं तो इंटीस्टेट की सिचुएशन है, मतलब कि अब जो है पार्टीशन जो होगा या उसका जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है डिवॉल्व होगा, वो होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है, यहां पर सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। किंतु अमेंडमेंट एक्ट 2005 के आने के बाद क्या हुआ, इस सर्वाइवरशिप के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डन अवे
कर दिया गया। समझे, बिल्कुल इसको बाहर कर दिया गया। अब जो है किसी भी मेल हिंदू की डेथ होने की सिचुएशन में मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग और अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग उसका जो राइट प्रॉपर्टी का है वो डिवॉल्व करते समय सेक्शन 8 और शेड्यूल 1 को ध्यान में रखा जाएगा। समझी? जी गुरुजी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। भाई नूरी और गुगु देखो, ये जो पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाला हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। विमेन के जो प्रॉपर्टी राइट्स थे उसमें सबसे बड़ा जो शिफ्ट लेकर आया वो यही वाला पॉइंट है, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पार्टीशन क्लेम करने का राइट। हाँ, क्योंकि अब वो फीमेल भी, बेटियां भी जो थी वो कोपार्टनर बन गई थी और कोपार्टनर्स को ही राइट होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पार्टीशन क्लेम करने का। तो अब फीमेल के पास भी ये राइट था, बेटियों के पास भी ये राइट है कि वो अब क्या कर सके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या कर सके, पार्टीशन क्लेम कर सके। अब इस स्थिति में वो मुकदमा भी कर सकती थी, किसके लिए, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए उसकी मांग वो कर सकती थी। और चाहे फिर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल हो, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो घर हो, चाहे जो भी स्थिति हो, अब उनके पास एज अ कोपार्टनर पार्टीशन की मांग करने का भी राइट आ गया। समझी? अरे भाई कुकू, गुरुजी ने लगभग सारे ही प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब तुम मेरे केस के बारे में क्यों नहीं पूछते उनसे? पूछो ना। गुरुजी, आपने सभी ही प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया और ये भी समझ आ गया कि जो विमेन के प्रॉपर्टी राइट्स को में इनइक्वालिटी थी उसको हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 ने बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। पर गुरुजी, इसके बारे में कुछ लैंडमार्क केसेस तो होंगे, जैसे मतलब मैंने कहीं पढ़ा था फूलपति केस, ये भी बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट है ना इस केस के रिगार्डिंग। भाई गुगु, ऐसा लगता है कि प्रश्न तो सीधे आकाश से ही तुम्हारे दिमाग में उतर रहे हैं। जी हाँ, फूलवती और ऐसी ही कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स को लेकर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, कुछ शंकाएं आ गई हैं। इन्हीं शंकाओं और कंफ्यूजन के निवारण को लेकर कल मैं चाणक्य अपनी टीम यानी नूरी और गुग्गू के साथ आपको एक बार फिर यही मिलूंगा, चतुर और चाणक्य में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।